नमस्कार साथियों, आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी फोकस्ड और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में जो यूज़फुल हो सकता है उन क्वेश्चंस के कंसोलिडेटेड फॉर्म की प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ। जैसा कि हमने अभी पहले के कुछ वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़ लगाए थे, उसी तरह से आगे भी हम और भी लगाएंगे। और आज भी एक वैसे ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है हमारी, जिसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, साइंस से रिलेटेड है ना। पूरा एक हमने कवर किया है उसको, और जिसमें हम ऑप्शंस और मतलब आंसर के साथ क्वेश्चन आंसर तो देखेंगे, साथ में बहुत सारे ऑप्शंस को भी हम उसमें डिस्कस करेंगे और भी जितने भी फैक्ट्स आंसर से संबंधित है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 124वां संविधान संशोधन विधेयक, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों क्या बोल रहा है वो, 124वां संविधान संशोधन विधेयक बोल रहा है, विधेयक से संबंधित है। Which of the following is related to the 124th Constitutional Amendment Bill? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोल रहा है दोस्तों। अब जैसा कि आपको पता है ये तो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसमें आपका संविधान संशोधन से संबंधित कुछ पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है, इसने संविधान संशोधन अधिनियम नहीं पूछा है, इसने विधेयक पूछा है यहाँ पे। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है आपका ए, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14। बी है पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। सी बोलता है आपका वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, जिसको हम जीएसटी बिल के नाम से जानते हैं। और डी बोल रहा है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण अर्थात 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द जनरल कैटेगरी। तो जो इसका आंसर होने वाला है सही, वो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है आपकी किसमें, वो की गई है आपकी 124वां संविधान संशोधन विधेयक में। अब ये विधेयक है दोस्तों, है ना, ये बिल है। एक्ट कौन सा रहेगा तो इसको हम जानते हैं, जो हम सभी नॉर्मली पढ़ते हैं वो हम एक्ट पढ़ते हैं, अधिनियम, संशोधन अधिनियम पढ़ते हैं। तो इसको जाना जाता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में। अधिनियम तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या बोल रहा है, EWS की बात कर रहा है, जो आप EWS के रूप में जानते हैं, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% क्या दिया जाना है, रिजर्वेशन दिया जाना है। ये जो विधेयक है या ये जो अधिनियम है, ये दोनों कब आए थे दोस्तों, तो ये 2019 में लाया गया था, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्या है 124वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि बाद में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है, वो किससे संबंधित है, तो EWS से संबंधित है। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी फटाक से देख लेते हैं। तो जो आपका ये पहला ऑप्शन है, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14, ये जो है दोस्तों, ये आपका जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसको जोड़ा गया है। और इसके तहत जो है वो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था आपके संविधान में, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, ये एक फंडामेंटल राइट है, याद रखेंगे, मूल अधिकार है, आर्टिकल 21A, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको NCBC कहा जाता है।
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनसीबीसी। तो अगर आपसे एनसीबीसी का फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। दोस्तों इसको किससे जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, यही वाला जो है, इसके जस्ट पहले इसको लाया गया था 123वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये विधेयक था जो कि बाद में 102वां संविधान संशोधन एक्ट बन गया है या अधिनियम बन गया है। याद रखेंगे तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है आपका कौन सा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इससे आर्टिकल, संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो आर्टिकल 338B को जो है वो संविधान में जोड़ा गया था। ये हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन हो, लेकिन अभी मैं आपको बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस बता दूंगी। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है दोस्तों लंबा चला जाए, मैं कोशिश करूंगी इसको जल्दी रैप अप करने की, लेकिन ये आपको एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता रही हूँ, इसके कारण थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर जीएसटी की बात करते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर विधेयक जो है ये होता है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है आपका 122वां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा आ जाएगा, एक्ट कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो ये 101वां संविधान संशोधन क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। याद रखेंगे बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने देख लिया है, सारे उससे संबंधित भी हमने देख लिए हैं, है ना। याद रखिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक है पिछड़ा वर्ग का, लेकिन 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की बात करें तो ये 122वां बिल है, लेकिन एक्ट कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, क्लियर है। और इसके बारे में बात करें तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक है, बिल है, और ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। अब हम दोस्तों एक बात कर लेते हैं काय की, हम बात करते हैं कि जो है आपका विधेयक और अधिनियम में क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगी। विधेयक और अधिनियम, है ना, मतलब कि विधेयक को हम बोलते हैं बिल और अधिनियम को हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। इसमें डिफरेंस समझना, जो बिल है दोस्तों ये एक प्रस्ताव होता है, ठीक है, ये सिर्फ प्रस्ताव होता है जो विधायिका के द्वारा लाया जाता है कि भाई इस पे चर्चा करना है, अभी ये पास होगा या नहीं होगा, ये जो है वो चर्चा पे डिपेंड करता है भाई, वोटिंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रस्ताव होता है केवल, ठीक है। अगर हम चलिए केंद्र की विधायिका की ही बात कर लें तो केंद्र की विधायिका जिसको हम संसद बोलते हैं, तो दोस्तों संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद के द्वारा, संसद में जैसे क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और किस किस से मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति, है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो देखिए दोस्तों कोई भी बिल जो है वो संसद में एज अ प्रस्ताव लेके आया जाता है किसी भी सदन में। सपोज करो लोकसभा में ले आया जाए, ठीक है, लोकसभा में कोई बिल लाया जाए, अब लोकसभा में उस पर चर्चा परिचर्चा होगी, फिर उसके बाद उसमें जो है वो वोटिंग कराई जाएगी, फिर वोटिंग करा के अगर जो है ये बिल पास हो गया, मेजॉरिटी में वोटिंग में पक्ष में गई, तो ये बिल जो है वो लोकसभा से पास होके कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी ये सारी प्रोसीजर दोहराई जाएगी कि भाई पहले क्या होगा, बिल प्रस्तुत किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, चर्चा वगैरह होगी, फिर वोटिंग होगी। तो अगर ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है मेजॉरिटी से, तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस बिल पर जब अपना साइन कर देते हैं, आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, अभी तक बिल बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैंने बिल बोला है, यहाँ गया तब भी वो बिल है, और जैसा ही उस पर राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं दोस्तों, तो बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अर्थात जो आपका विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है, मतलब कि कानून बन जाता है। ये क्लियर है। तो अभी जो हम विधेयक, अधिनियम ये सब पढ़ रहे थे या बिल और एक्ट पढ़ रहे थे, वो यही चीज है। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये,
दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों आपका पॉलिटी से ही संबंधित है, देखेंगे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड इन 1992 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला जा रहा है ना, मतलब कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई है। तो हमको याद रखना है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बी है 72nd कॉन्स्टिट्यूशन, सी है 74th या 74वां, और डी है 73rd या 73वां। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, 11वीं अनुसूची, इसका सही आंसर होने वाला है डी, अर्थात 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, संविधान क्या बोलते 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जो है वो बहुत सारे प्रावधान आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे। जैसे कि उसमें से एक है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, और इसी से ही एक बार इसमें देख लेते हैं क्या क्या जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, तो ये इसमें थे टोटल 29 विषय आते हैं दोस्तों। और ये किससे संबंधित है, तो जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों वो संबंधित है पंचायती राज से, है ना, पंचायती राज से संबंधित है, या पंचायत निकाय से या पंचायती राज से संबंधित है, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, और इसी के साथ जो है दोस्तों इसमें जो है आपका जो 11वीं अनुसूची है उसी के द्वारा क्या किया गया है, भाग 9 जोड़ा गया था संविधान में, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक आते हैं। क्लियर है, इसको याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची 29 विषय पंचायती राज से संबंधित है, और फिर भाग 9 आर्टिकल 243 से 243O है, ये 243O है दोस्तों, है ना, O है, ये 0 नहीं है। ठीक, चलिए अब ये जो 74वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे जो है आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही था, तो इससे 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। प्लस इसके साथ और क्या जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय थे। टोटल कितने विषय थे 12वीं अनुसूची में, 18 विषय थे। और इसमें जो है ये किससे संबंधित है 12वीं अनुसूची, तो नगरीय निकाय से संबंधित है दोस्तों, अर्थात म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। ठीक है, नगरीय निकाय से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित। ठीक है, और इसमें जो है वो भाग 9A जोड़ा गया था, जिसमें आपका आर्टिकल 243P 243O हो गया यहाँ तक, फिर 243P से लेके 243ZG तक जो है वो इसमें आर्टिकल आते हैं। क्लियर है, तो हमने 11वीं अनुसूची भी देख ली, पूरा कहाँ से कहाँ तक आता है, और 12वीं अनुसूची भी देख ली, उसमें क्या क्या आता है और किस किस संविधान संशोधन से वो जुड़ी हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये आपका करंट से संबंधित हो गया। हाल ही में मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना किस कारण से स्थायी रूप से बंद कर दी गई? क्या बोल रहा है, मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना। Recently, the Mathura Vrindavan railway line conversion project was permanently shelved due to which reason? कौन सा रीजन है देखते हैं। पहला है पर्यावरणीय कारणों से, दूसरा है परियोजना की आर्थिक लागत अत्यधिक थी, तीसरा है इसे अलाभकारी माना गया और स्थानीय विरोध हुआ, चौथा है आपका रेल मंत्रालय ने नई लाइन का विकल्प चुना। तो इसका आंसर देखने से पहले हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना। तो दोस्तों ये एक परियोजना थी, ये एक प्रोजेक्ट है जो मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के लिए जो है वो लाया गया था 2017-18 में, है ना, 2017-18 में से लाया गया। और इसमें जो है वो मथुरा वृंदावन की जो मीटर गेज है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के लिए ये लाया गया था, है ना, अच्छी बात थी ये। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, स्थानीय विरोध हुआ, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है या एक बहुत बड़ा आपको कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो आजू बाजू के जो आपके कहना चाहिए एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आसपास के एरिया में बहुत
बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ते, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ बदलनी पड़ती, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में स्थानीय विरोध हुआ था। ये जो है दोस्तों, ये 402 करोड़ रुपए की लागत से योजना जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पर स्थानीय विरोध हुआ। प्लस बाद में देखा गया कि भाई ये अलाभकारी सिद्ध हो रही है ना, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। प्लस इसमें पर्यावरणीय क्षरण भी, पर्यावरण के भी बहुत सारे घटक शामिल थे कि भाई पर्यावरण को नुकसान हो सकता है ना, ऐसे करके बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण इस योजना को क्या कर दिया गया, परमानेंटली बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखेंगे, बहुत सारे कारण तो थे वैसे, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो है आपका आंसर सी हो जाएगा इसका, कि भाई इसे अलाभकारी माना गया और स्थानीय विरोध हुआ था। सबसे बड़ा कारण यही था, है ना, स्थानीय विरोध बहुत ज़्यादा हुआ और अलाभकारी भी था, तो बोला गया भैया क्यों टेंशन लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर हम मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन की बात करें तो दोस्तों ये जो है वो कौन से जोन में आता है, तो ये उत्तर मध्य जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन में आता है। आपका कौन से जोन में आता है, उत्तर मध्य जोन में आता है, उत्तर मध्य रेलवे जोन में। अब आपको पता होगा कि जो भारतीय रेलवे हैं उनको टोटल अभी 19 जोनों में बांटा गया है, 19 जोन हैं इसके, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, है ना। और इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन से। क्लियर है, तो इसके बारे में हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका हिस्ट्री से संबंधित हो गया दोस्तों, हिस्ट्री से, और वो भी ये दक्षिण भारत का जो है वो साउथ इंडिया हिस्ट्री से संबंधित है। देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पल्लवा किंग्स के, ऑक्यूपाइड वातापी या बादामी एंड डिफीटेड द चालुक्यास। देखेंगे, निम्नलिखित पल्लव राजाओं में किसने वातापी अर्थात बादामी पर कब्जा किया और चालुक्यों को हराया था। तो इसमें दो राजाओं की बात की जा रही है दोस्तों, एक तो पल्लव राजा है ना, पल्लव राजा, और दूसरे चालुक्य। ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन ए है शिव स्कंद वर्मन, ऑप्शन बी है परमेश्वर वर्मन, ऑप्शन सी है सिंह वर्मन, और ऑप्शन डी है नरसिंह वर्मन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, अर्थात नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है दोस्तों, उसने क्या किया था, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने क्या किया है, ये लगभग, ये बात है आपका 642 ईस्वी की बात है, लगभग 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्य के किसको हराया था दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि भैया पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है, चालुक्य शासक है, चालुक्य राजा है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, किसने हराया था, नरसिंह वर्मन ने। और दोस्तों चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी वातापी, वातापी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, जिसको बादामी भी बोला जाता है। ये कहाँ थी दोस्तों, तो ये वर्तमान का जो कर्नाटक वाला एरिया है ना, वहाँ थी, है ना, तो वर्तमान कर्नाटक में, तो इनकी राजधानी थी वातापी। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 642 ईस्वी के लगभग क्या किया है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया है, जो एक चालुक्य थे, और उनके जो राजधानी है वातापी या बादामी, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। क्लियर है, तो भैया इसी उपलक्ष्य में इन्होंने, जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, इन्होंने वातापी कोंडा की भी उपाधि धारण की थी। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की है, तो वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये, किसके, पल्लव डायनेस्टी के। अब थोड़ा सा हम पल्लव डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, या पल्लव राजवंश की हम बात करते हैं। तो जो पल्लव राजवंश है, पल्लव राजवंश है, तो दोस्तों पल्लव राजवंश जो है वो प्राचीन भारत का, दक्षिण भारतीय जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है ना, तो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय राजवंश है ना, दक्षिण भारतीय
राजवंश है, या साउथ इंडियन जो है वो आपकी डायनेस्टी है ये। अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग दोस्तों तीसरी से लेकर, है ना, थर्ड से लेकर जो है वो 9th सेंचुरी लगभग जो है वो इन्होंने क्या किया है, रूल किया है ना। तीसरी से 9वीं शताब्दी तक जो है इनका रूल चला है, और इनमें बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, जैसे कि प्रमुख रूप से आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो गए, है ना, महेंद्र वर्मन हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे जो है वो इम्पोर्टेंट शासक इसमें हुए हैं। और इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम, याद रखेंगे, कांचीपुरम, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और जो आपके दक्षिण भारत का तमिलनाडु, कर्नाटक वाला थोड़ा सा एरिया, थोड़ा केरल वाला, इस साइड का जो पूरा एरिया है, थोड़ा आंध्र प्रदेश वाला, ये पूरा आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पल्लव डायनेस्टी का होता है। क्लियर है? तो ये पल्लव डायनेस्टी के बारे में देख लिया है, इसका आंसर हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। सांगपो, क्या बोल रहा है, सांगपो, इसको सांगपो पढ़ते हैं। सांगपो एंड जमुना आर अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। ठीक है, मतलब सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? ऑप्शन में देखेंगे हम, सिंधु नदी अर्थात इंडस रिवर, गंगा नदी, नर्मदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों जो आंसर इसका होने वाला है वो होने वाला है डी, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम क्या है, सांगपो है, और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसी को बोला जाता है जमुना। अब ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में फैक्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ होता है, ओरिजिन, उद्गम या ओरिजिन होता है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, तिब्बत के पास कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों, तो थोड़ा सा अटपटा नाम है, चेमा युंगदुंग, है ना, थोड़ा सा अच्छा वाला नाम है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर या चेमा युंगदुंग हिमानी से जो है, जो तिब्बत में है, वहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये लगभग आपका 2900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहां पे इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दोस्तों दिहांग। है, ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ दिहांग कहा जाता है, और तिब्बत जहाँ से ये निकलती है, तिब्बत में इसको कहा जाता है क्या, सांगपो। क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, याद रखेंगे, सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। उसके बाद ये असम के मैदानी इलाकों में आती है, तो असम में इसको कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आपकी मेन नाम है नदी का ब्रह्मपुत्र, उसको ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है, असम में कहा जाता है। उसके बाद ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है, जमुना। ये याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत जहाँ से निकलती है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। फिर असम जो है, असम के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और फिर बांग्लादेश में ये जाती है, तो बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जमुना। याद रखना, यमुना नहीं है, जमुना है। यमुना एक अलग नदी है हमारी, जो गंगा की सहायक नदी है ना, और ये आपकी जमुना नदी है। क्लियर है? तो ये है आपकी जो अलग अलग नाम लिए जाते हैं किसके, ब्रह्मपुत्र नदी के, वो हमने देख लिए। फिर ये जो है वो इसका समापन कहाँ होता है, तो इसका समापन होता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है, और गंगा नदी के साथ मिलकर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा एरिया में, जिसको क्या कहा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। इसके डेल्टा को क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है।
ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है इसको, जो कि किसके साथ बनाती है ये, ब्रह्मपुत्र और गंगा। आप समझ जाना इससे, है ना, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो है वो साथ में मिलकर बनाती है क्या, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देख लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो है आपका साइंस से संबंधित है दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? मतलब कि इसका मतलब है कि आधुनिक आवर्त तालिका मतलब होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, उसमें कितने समूह, समूह मतलब होता है ग्रुप्स, और कितने आवर्त मौजूद हैं। आवर्त मतलब क्या होता है, आवर्त मतलब होता है पीरियड्स, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे इसका, सबसे पहले ऑप्शन ए है 9 समूह 9 आवर्त हैं, बी है 7 समूह 8 आवर्त हैं, सी है 18 समूह 7 आवर्त हैं, और डी है 8 समूह 7 आवर्त हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है, ये इजी क्वेश्चन है नॉर्मली, है ना, तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, अर्थात इसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं, मतलब कि 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या हैं, पीरियड्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं। हम एक थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको बोला जाता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, ये आपके जो केमिकल एलिमेंट्स हैं या आपके जो तत्व हैं, है ना, रासायनिक जो तत्व हैं, इनको सारणीबद्ध तरीके से क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, जमाया गया है, मतलब कि टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया गया है। किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसको अरेंज करने का आधार क्या है दोस्तों, तो याद रखना, कुछ इसके पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया गया है। टेब्यूलर फॉर्म में किसको अरेंज किया गया है, तो एलिमेंट्स को, मतलब कि तत्वों को सारणीबद्ध तरीके से अरेंज किया गया है। किस आधार पर अरेंज किया गया है, तो हमने आधार बनाया है इसका, मतलब हमने नहीं बनाया है, किस आधार पर किया गया है दोस्तों, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, याद रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, याद रखेंगे, मतलब कि उनके एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या, क्या बोलते हैं इसको, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है प्रॉपरली टेब्यूलर फॉर्म में। इसी को बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? अब इसमें जो है ये ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, तो टेब्यूलर फॉर्म है दोस्तों, टेबल, हम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं ना, सबने की होगी, तो ये टेब्यूलर फॉर्म है। तो इसमें कुछ वर्टिकल, ये जो है ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इनको बोला जाता है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको बोला जाता है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स बोला जाता है या समूह बोला जाता है ना, ये है ग्रुप्स या समूह बोला जाता है। और जो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे मतलब क्षैतिज जो होते हैं, ये इसको बोला जाता है दोस्तों पीरियड। क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है या आवर्त बोला जाता है। ठीक है, आवर्त बोला जाता है। तो ये जो है इस तरह से अरेंज किया जाता है, क्या आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये पूरा अरेंजमेंट टेबुलर फॉर्म में। तो ग्रुप की संख्या, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये जो कॉलम है ये ऐसे, ये होते हैं ग्रुप्स, है ना, तो ये होते हैं ग्रुप्स। और जो ये होता है आपका रो होता है, इसको हम बोलते हैं जो है ना क्षैतिज रूप से, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं, ये तो हम कहते हैं क्या, पीरियड्स। ठीक है, तो टोटल 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मेंडलीव ने दी थी, मेंडेलीव ने दी थी दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी? मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। और मेंडलीव को क्या कहा जाता है? फादर, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, मेंडलीव ने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, उसको जमाया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेंडलीव ने एक काम किया था कि उसने जो हमने अभी पढ़ा है कि भाई तत्वों को अरेंज किया गया है किसमें? परमाणु संख्या, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। लेकिन मेंडलीव ने दोस्तों क्या किया था कि इनको जो है वो उनके एटॉमिक मास के अनुसार जमाया गया था, है ना, परमाणु भार के अनुसार। एटॉमिक मास या परमाणु भार, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसको जमाया था किसने? मेंडलीव ने। बाद में एक और विद्वान आए जिनका नाम था हेनरी मोसले, ना, हेनरी मोसले, उनके द्वारा इसमें थोड़ा सुधार किया गया और उन्होंने बोला भैया नहीं, परमाणु भार नहीं, एटॉमिक मास नहीं, आप इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज करो। तो उन्होंने इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या किया था? अरेंज किया था। क्लियर है? तो ये पूरा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का हल का पूरा पीरियोडिक टेबल तो अपन समझ नहीं सकते एक क्वेश्चन के उसमें, है ना, तो जो जितना हो सकता है उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आराम से इसको समझिएगा, है ना, थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा धीमा करके समझिएगा और इसको सबको नोट करते जाइएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये आपका बायो से रिलेटेड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तना का रूपांतरण है? क्या बोल रहे हैं? तना का रूपांतरण है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तना को क्या बोलेंगे दोस्तों हम? स्टेम। ऑप्शन देखते हैं हम। गाजर का मूसला जड़ अर्थात टैप रूट ऑफ कैरेट, आलू का कंद अर्थात ट्यूबर ऑफ पोटैटो, शकरकंद का मूल अर्थात रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, और बरगद की जटाएं अर्थात रूट्स ऑफ बनियन ट्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, मतलब कि आलू का कंद अर्थात ट्यूबर ऑफ पोटैटो। याद रखेंगे कि जो आलू है या आलू का कंद है वो क्या होता है? ये तना का रूपांतरण है। ठीक है, याद रखेंगे, आलू का कंद ट्यूबर ऑफ पोटैटो क्या है? तना का या स्टेम का क्या है? रूपांतरण है। बाकी सारे जो हैं दोस्तों ये रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये है ना, ये सारे क्या हैं? जड़ें हैं। इसका सही आंसर होगा आलू का कंद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फिजिक्स। देखिए आज के क्वेश्चन में आपको केमिस्ट्री भी मिल गई, बायो भी मिल गया और फिजिक्स भी मिल गया। फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इफ द हॉर्सेस स्टार्ट रनिंग सडनली देन राइडर इज लाइकली टू फॉल बैकवर्ड्स ड्यू टू, क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं। जड़त्व, ये आघूर्ण हो गई है, आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। बी है आपका द्रव्यमान का संरक्षण, सी है विश्राम जड़त्व, और डी है आपका गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों इसका जो कारण, ये आपने बहुत पढ़ा होगा अगर साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो, है ना, आपके बहुत स्कूल लेवल का है, 11th 12th लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है विश्राम जड़त्व, या इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है। ठीक है, विश्राम का जड़त्व। ये क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है दोस्तों? जड़त्व मतलब कि जड़, अड़े रहना, हिलना नहीं, वहां से बोलते हैं ना जड़ हो गए हो क्या तुम, तो जड़त्व मतलब क्या होता है? हिलना नहीं। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे इसको। अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अगर वो रेस्ट में है या विश्राम में है तो वो जो है वो हिलना डुलना नहीं चाहेगी। अगर फोर्स लगेगा तो मतलब जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए और वो उसको हिलाया डुलाया जाएगा तो उसका विरोध करेगी। इसी को बोलते हैं क्या? आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर विश्राम जड़त्व।
कि जो वस्तु विश्राम में है वो विश्राम में ही रहना चाहेगी, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करने का विरोध करेगी, इसको बोलते हैं विश्राम का जड़त्व। तो ये क्या बोल रहा है कि जब आप घोड़े पे बैठते हैं और घोड़ा अचानक से चलने लगता है ना, तो आप एकदम पीछे हो जाते हैं, है ना। तो सडनली अगर कोई चीज़ चलने लगे, सिर्फ घोड़े पे नहीं है, देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसका कंसेप्ट समझ लिया ना आपने, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर, है ना, इसका डेटा चेंज करके और भी बहुत सारे तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप किसी कार में बैठे हैं या किसी बस में बैठे हैं, है ना, और बस अगर जो है वो क्या हो जाए, अचानक से चलने लगी, तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। इसका कारण भी यही है ना। कार में बैठे हैं और कार अचानक से चलने लगे तो भी हम पीछे हो जाते हैं, इसका कारण भी यही है। या फिर आप कोई कंबल है ना, या कारपेट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो रखी हुई है, आप उसको पकड़ा और उसको डंडे से झटकारना शुरू किया, तो धूल के कण जो गिरते हैं वो भी आपका यही है। सब कोई रेस्ट में है, वो कोई जो है वो चलना नहीं चाहता, तो जब भी उनको ज़बरदस्ती चलाया जाता है तो वो उसका विरोध करते हैं, तो उनका मूवमेंट होता है कहाँ, बैकवर्ड होता है। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं, विश्राम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दोस्तों ये जो है याद रखना, ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की गति का प्रथम नियम का ही एक भाग है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, या जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोला जाता है ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यही उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, या क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जिसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो चल रही है तो वो चलने का विरोध करेगी, अगर वो रुकी हुई है, विश्राम में है, तो वो क्या हो अगर वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, वो जो है वो रुकने का विरोध करेगी, और अगर वो विश्राम में है तो वो चलने का विरोध करेगी। तो इस तरह से जो है वो जिस अवस्था में है वो उस पर ही बने रहना चाहती है। इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, और यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्लियर है? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, इसको आपको देखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे कि फल, पेड़ लगा है, आप पेड़ को हिलाएंगे तो उससे फल गिर रहे हैं, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और भी अगर आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आप उसको भी लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो है वो सेशन प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आई होप ये आपके लिए हमेशा की तरह जो है वो फ़ायदेमंद रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, और इससे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और कुछ पुरानी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। जिस पे धूल पड़ी थी तो हमने उसको डंडा मार के गिरा दिया होगा, साफ कर दिया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, तैयार कीजिए क्वेश्चंस। और आज तो मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है कमेंट के लिए, तो आप जो है वो पिछले वीडियोस देखिए, अगर और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।